हेलो एंटेड एस्पिरेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हर एक यूनिट में से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आपको बताऊंगी कि कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी हर एक यूनिट में, साथ ही वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। आज ये सेशन लाने का क्या मकसद है, एक दिन छोड़ करके, मतलब कि 19 तारीख को लगभग 2 दिन के बाद आपकी एग्ज़ाम है। मेरा ऐसा मानना है कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक एक दिन का गैप दे करके आपको आपकी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों की तैयारी हो भी चुकी होगी। एक दिन आपको रिलैक्स्ड रहना चाहिए, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको टच करना चाहिए ताकि फ्रेश माइंड से आप एग्जामिनेशन में जाएं और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है आपका जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें से 40 जो है इजी होंगे, 40 मीडियम होंगे और 20 टफ होंगे। ओके, बट यहाँ पर मैं कौन सा इजी सेक्शन है कौन सा हार्ड है उसके बारे में बात नहीं करूँगी। मैं बात करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो पार्ट है वो है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहली चीज़ टीचिंग। आप एक टीचिंग प्रोफेशन में जाने वाले हैं, सो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग की क्यों जा रही है ना? टू ब्रिंग द बिहेवियरल चेंजेस इन द लर्नर, है ना। ये मैंने आपको एक लाइन में इसका मेन जो आंसर होता है वो बता दिया। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, आप भी जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ ही रहे होंगे। सो मेन मोटो अगर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टू ब्रिंग द बिहेवियरल चेंज, कल जो जानता था बच्चा उसको लेकर के उसका जो बिहेवियर था और आज क्या बिहेवियर है उसमें टीचिंग के बाद बदलाव आना चाहिए, है ना। देन द मोस्ट सुपर इम्पॉर्टेंट इज़ द लेवल्स ऑफ टीचिंग, है ना। मॉरिसन मॉडल भी इसे कहा जाता है। सो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल की 3 लेवल की टीचिंग होती है। डिटेल में हमने इसे पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट में से आपको ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। मेमोरी लेवल पर किस तरह की पढ़ाई होती है, बेसिक फैक्ट्स बताए जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल आपसे जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं उनका थोड़ा ऑर्डर और बढ़ जाता है। सो मेमोरी लेवल पर जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अप्लाई करना सीखते हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर अप्लाई करना सीखते हो। ठीक है, उसके बाद टीचिंग मेथड्स, न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, करीब 25 टीचिंग मेथड्स मैंने आपको बताई है। बट उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट आर 2 अप्रोच, है ना। वो है कौन से? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको, ये टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, सो देखिए लर्नर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, हर एक एज में लर्नर के अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे। आप देखेंगे बहुत छोटा बच्चा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। फिर अगर 2 से 6 या 7 साल का बच्चा है उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। 8 से 12 साल तक के बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। सो आपसे एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं, है ना। एडोलेसेंट एज कहाँ से स्टार्ट होती है? एडोलेसेंस एज आप कह सकते हैं 12 to 13 से, है ना, 13 ईयर से 19 तक ये एज जाती है। 12 to 13 या फिर 19 तक, 12 या 13 साल के बच्चे से लेकर के 19 साल तक के बच्चे को हम एडल्ट में रखते हैं, और एडोलेसेंट में रखते हैं, एडोलेसेंट लर्नर में। और उसके बाद फिर एडल्ट लर्नर्स आते हैं। 12th पास करने के बाद जो भी लर्नर हैं वो सब एडल्ट लर्नर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको इमोशनल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। सेम चीज़ आपकी थोड़ा साइकोलॉजी में चली जाएगी। सो हमने बात की है प्याजे की थ्योरी, है ना, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो अगर वो आपने अच्छे से पढ़ ली है दैट इज़ वेल इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आती है कि भाई टीचिंग लर्निंग स्टाइल, है ना।
लर्निंग स्टाइल, ये वाक मॉडल जो है 4 तरह की लर्निंग स्टाइल होती है। कुछ लोग विजुअली ज़्यादा सीखते हैं, कुछ लोग सुन करके सीखते हैं, कुछ लोग रीडिंग या राइटिंग करके सीखते हैं, कुछ लोग काइनेस्टिक मतलब कि करके सीखते हैं, है ना, अपने से एक्सपीरियंस लेकर के। तो ये यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं टीचिंग ट्रेनिंग यूनिट से, यूनिट 1 से। ठीक, अब आगे चलते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सो कम्युनिकेशन में पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और नीचे देखो यहाँ वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ये लगभग एक ही बात हो जाती है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सेम चीज़ हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि कोई भी आपको ये तो नहीं कहेगा कि बुरी कम्युनिकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ऑब्वियस सी बात है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं वही कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है देन इट विल बी अ बैड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देना है। टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक मैं कहूँगी कि जोर दे करके। उसके बाद क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन मतलब बच्चे और टीचर के बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो इफ़ेक्टिव आप इसमें ले लें साथ में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आप जो पढ़ देंगे सो वही आपका टोटल पूरा का पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा किस पर, क्लासरूम कम्युनिकेशन पर। ठीक है, कम्युनिकेशन एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें कि किसी भी प्रोफेशन में हैं आपको किसी से भी जुड़ना है, सो यू हैव टू कम्युनिकेट। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन हो, लॉयर का हो, टीचर का प्रोफेशन हो, राइट। अब एक कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर सुपर इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, और आपका जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है ना, दैट इज कम इनटू द टीचर लर्नर। तो अगर आप 2-3 चीज़ें इसमें पढ़ लेते हैं, टाइप कम्युनिकेशन के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो ये आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि द सेम थिंग डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन में चली जाएगी। यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, यू हैव टू लिसन केयरफुली, ठीक है, यू हैव टू टॉक इन सिंपल वर्ड्स, ताकि आपका जो लिसनर है वो जो या पेशेंट है आपसे ईजिली कनेक्ट हो पाए। सारी चीज़ें वही होंगी। ठीक, नीचे आते हैं यहाँ पर यूनिट 3 पर, क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं। नाउ क्लासरूम मैनेजमेंट इज जस्ट अ सेकेंड। क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ तो हमने देखे थे टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर आप वो टाइप्स समझ जाते हैं दैट आपका आधा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने जब 4 तरह के आई थिंक हमने 4 तरह के और भी, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स नए बनते रहते हैं। सो बेसिक चीज़ें हमने जो पढ़ी थी वो सारे मेजॉरिटी ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को वो कवर कर लेती है। वहीं से आपको समझ में आ जाता है कि किस क्लासरूम में किस तरह का मैनेजमेंट होगा। ठीक है, सो क्लासरूम कम्युनिकेशन और क्लासरूम मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस यूनिट में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आएगी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डाइवर्स क्लासरूम, है ना। एक ऐसी क्लासरूम जिसमें अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, वो उस क्लासरूम को आप कैसे मैनेज करेंगे। द सेम थिंग इज इंश्योरिंग इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन इन द क्लासरूम। आप बच्चों को किस तरह से इंगेज रखेंगे और मोटिवेटेड रखेंगे। ठीक, देन साइकोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। साइकोलॉजी में हमने कुछ बातें की थी, जैसे कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी, रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड की बात होती है, किस तरह से रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट, है ना, ये सब दे करके हम क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है,
देन यहाँ पर क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड है, सो मैनेजिंग क्लासरूम एंड अदर इन्वायरमेंट, क्लिनिकल, ओपीडी, प्रैक्टिकल लैब, स्किल लैब्स, कम्युनिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. बट आप क्लासरूम मैनेजमेंट और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, दैट आपका पूरा का पूरा पार्ट उसमें कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, असेसमेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ टाइप ऑफ असेसमेंट. मान के चलिए कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट से तो क्वेश्चन आना ही आना है, नो डाउट, है ना, कि समेटिव असेसमेंट क्या है, उसके एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा. ऐसे ही फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी होगा. ये आपका जो लॉन्ग केस शॉर्ट केस वाला पार्ट है ये आपको कर लेना है. रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, ऑब्जर्वेशन और फीडबैक का रोल क्या है असेसमेंट में. फीडबैक जो है वो साइकिल को कंटिन्यू रखती है ना, टीचिंग लर्निंग के साइकिल को कंटिन्यू रखती है. कंटिन्यूसली फीडबैक हेल्प्स टीचर एंड लर्नर टू नो देयर लेवल, है ना, एंड देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग. ठीक है. देन फिर इसके बाद आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, थोड़ा इसका इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है. ठीक है. क्योंकि असेसमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है. इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग असेसमेंट ये पार्ट भी आपको पढ़ना ज़रूरी है ना. बट अगर इस यूनिट में, क्योंकि ये यूनिट पूरी ही इम्पॉर्टेंट है, पर अगर मैं आपसे कहूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर टॉपिक की, तो वो फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट है एंड रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक इन असेसमेंट. ठीक है. आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. ना मुझे लगता है कि ये तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि इसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, ईमेल, और जब से कोविड टाइम हम लोगों ने निकाला है, सो वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सारे टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं. बेसिक टर्मिनोलॉजी आप सभी लोगों को पता होती है. नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन, है ना. सो यहाँ पर आपको ऑनलाइन मेथड्स जो हैं वो काफ़ी पूछी जाती हैं. स्वयं प्रभा, मॉक्स क्या है. ठीक है. ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड मेथड. सो बेसिकली इसमें से आईसीटी ही ज़्यादा पूछा जाता है. ठीक है. सो इस पर आप फोकस कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है. अब एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं. सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्यों है लर्निंग में, ये आपको पता होना चाहिए. इससे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं ना. उसके बाद अगर मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँ, सो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है एक्चुअली वो कम्प्लीटली गोन इनटू द पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो इसमें आपको 2 पॉइंट, रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बाद गाइडलाइंस टू टीचिंग पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है. आप ये पॉइंट करेंगे तो इसके ऊपर वाला पॉइंट ऑटोमेटिक हो जाता है. एंड वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, जिसमें हमने बात की है. हालांकि हमने तो बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं ताकि कहीं कोई ऐसा पार्ट ना छूटे, बट स्टिल अब जो लोग लेट जो कोर्स में है या लेट जिन्हें पता चल रहा है, सो आप इन टॉपिक्स को पढ़ लें जहाँ से भी पॉसिबल हो. चैनल पर भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, सो आप देखेंगे, आपको मिल जाएंगे. ठीक है. नाउ एंड्रोगॉजी इज टीचिंग ऑफ एडल्ट लर्नर, आर्ट ऑफ टीचिंग टू एडल्ट लर्नर्स, है ना. सो इसमें एंड्रोगॉजी का जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको पढ़ना है. सबसे पहली चीज़ तो एंड्रोगॉजी क्या है ये आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया. प्रिंसिपल ऑफ एंड्रोगॉजी एंड एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर, ये 2 पॉइंट आप पढ़ लेते हैं तो आपकी ये जो यूनिट है उसमें मेजर पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे. ठीक है. देन लास्ट यूनिट लर्निंग एंड पेडागॉजी. नाउ पेडागॉजी क्या है? पेडागॉजी इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग. स्कूल के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, पढ़ाने की जो कला है, आप ये समझ लीजिए सिंपल वे में, दैट इज़ अ पेडागॉजी. ठीक है. अब यहाँ पर क्योंकि आप तो स्कूल के बच्चों से डील नहीं करने वाले हैं, सो आपके यहाँ जो फोकस रहने वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है एग्जामिनेशन का, वो एंड्रोगॉजी रहेगा. बट अगर इस यूनिट की हम बात करें, सो यहाँ पर फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव टीचिंग लर्निंग, एक ये आपको पढ़ना चाहिए.
क्रिटिकल पेडागोजी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एंड नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पेडागोजी, ज़रूरत क्या है पेडागोजी पढ़ने की। जैसे कि एंड्रागोजी की क्यों ज़रूरत है, ऐसे ही पेडागोजी की क्यों ज़रूरत है। ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं देन आई थिंक इट्स वेल इनफ टू गो फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काम आएगा। एंड थ्रू माय एक्सपीरियंस, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, करीब करीब 12 सालों का नेट एग्जामिनेशन में फॉलो करती आ रही हूँ इतने सालों से। सो जहाँ तक मैंने देखा है अलग अलग डिसिप्लिन में, क्योंकि आपका ये जो सिलेबस बना है 3-4 आप कह लें कि सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें आईसीटी है, इसमें साइकोलॉजी है, थोड़ा फिलॉसफी भी है इसमें, ठीक है। पेडागोजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, वो भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें कॉम्बिनेशन है। अब मेरे हिसाब से जो भी वेटेज मुझे लगता था कि किन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज मिलेगा, आई हैव शेयर्ड विथ यू, क्योंकि नेट एग्जामिनेशन में ये चीज़ें बार बार पूछी गई हैं, है ना। एंड मुझे लगता है कि जो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं that will make about 60% ऑफ योर एग्जामिनेशन। वहाँ से 60% पेपर निकल कर के आएगा। पहली बार ये पेपर हो रहा है, सो लेट्स सी कि क्या होता है। नया चीज़ है हमारे लिए भी, क्योंकि क्या सोच करके आपकी जो संस्था है वो इस पेपर को करवा रही है, किन टॉपिक्स को ले रही है, देखने वाली बात होगी। तो आप तैयारी में लगे रहिए, फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।